नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पाथफाइंडर पे स्वागत है। मेरा नाम है इम्तियाज अहमद। जैसा कि हम बात कर रहे हैं यूपीएससी सीसेट 23 के क्वेश्चंस पेपर पे, एक बार फटाफट कमेंट करके बताइए दोस्तों, क्या मैं ऑडिबल एंड विजुअल हूं। चलिए, तो अगर आपने इस टेलीग्राम लिंक को नहीं ज्वाइन किया है तो फटाफट इस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे आपको क्लास के नोट्स, क्लास की पीडीएफ, क्लास के सीसेट के बारे में जो भी नई चीज अपडेट होती है आपको यहीं पे मिलेगी। तो आप फटाफट इस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर ले, इससे जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये सारा क्वेश्चन हमने यूपीएससी सीसेट पार्ट 1 और पार्ट 2 में कर रखा है। हम आगे वाले क्वेश्चंस करते हैं जो हमने नहीं किया है, ठीक है। चलिए दोस्तों, चलिए ये क्वेश्चन भी हमने नहीं किया था, एक बार हम कर लेते हैं। इफ ZERO, देखिए ZE, ये सबसे इजी क्वेश्चन था। ZERO को हमने क्या लिखा, CHUR, कोडिंग डिकोडिंग से लिया गया है। CHUR है ना। तो आपको प्लेयर के बारे में बताना है, और ये जो हमें बताना है वो सेम कॉन्सेप्ट यूज करके बताना है, ठीक है। जो जिस पैटर्न यहाँ पे अप्लाई हो रहा है वही सेम पैटर्न यहाँ पे अप्लाई होके कौन सा ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले अल्फाबेट्स का पोजीशन डाल दो। Z आपके 26 पे होते हैं, C आपका 3 पे, E आपका 5 पे होता है, H आपका 8 पे होता है, R 18 पे होता है, U 21 पे होता है, O 15 पे होता है और R 18 पे होता है। तो 26 से 3 कितना इंक्रीज हुआ, 3। 5 से 8 कितना इंक्रीज हुआ, 3। 18 से 21 कितना इंक्रीज हुआ, 3। 15 से 18 कितना इंक्रीज हुआ, 3। तो ये सभी तीन इंक्रीज हुए हैं। सब ये कितने इंक्रीज हुए, 3 इंक्रीज होके बन रहा है। अब वही सेम पैटर्न यहाँ पे अप्लाई करना है। P आपका 16 पे होता है, L आपका 12 पे होता है, A 1 पे होता है, Y 25 पे होता है, E 5 पे होता है और R 18 पे होता है। अगर आप सब में 3 ऐड कर दें, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3, हमने सब पे 3 ऐड कर दिया। तो 16 और 3 कितना आ जाएगा, 19। 12 और 3 कितना आ जाएगा, 15। 1 और 3 कितना आ जाएगा, 4। 25 और 3 कितना आ जाएगा, 28। 5 3 कितना आ जाएगा, 8 और 18 3 कितना आ जाएगा, 28। हमने वही सेम पैटर्न अप्लाई किया, सब में 3 ऐड कर दिए। अब देखिए 19 पे क्या होता है, S, 15 पे O, A B C, 4 पे D, 26 पे आपका Z होता है। फिर रिपीट करेगा, 27 पे आपका A आएगा एंड 28 पे आपका दोस्तों B आएगा। 28 पे आपका B आएगा और 8 आपका आएगा H पे और U आएगा 21 पे। तो SODBHU, SODBHU करेक्ट जवाब इसका D आ रहा है। क्या बातें समझ में आ रही है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, कोडिंग डिकोडिंग का आसान सा क्वेश्चन है। ये आसान सा क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन सी सेट में कोई भी क्वेश्चन नहीं था। तो अगर ये आप नहीं कर पा रहे हैं तो ये करना पड़ेगा। बाकी ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए थे दोस्तों, ठीक है। हमने ये सभी क्वेश्चंस आपको बता दिए थे। चलिए ये भी शायद हमने बता दिया था, ठीक है। एक बार फिर इसको देख लेते हैं कि अंक 1 2 3 4 से इन अंकों में किसी अंक को बिना दोहराए बनी सभी 4 अंकों की संख्याओं का जो 2000 से कम है योगफल क्या है। तो देखिए अगर हमें 4 अंक का बनाना है, आपको क्या दिया है, 1 2 3 4। अगर हमें 4 अंक का बनाना है, 4 अंक का वो नंबर जो 2000 से कम हो, और ऐसे जितने भी अंक बनते हैं उनका योगफल क्या होगा, उनका सम क्या होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय एंड संचय से पूछा गया है। अगर पहले डिजिट पे आपका 2 आएगा तो ये नंबर 2000 से ज्यादा बन जाएगा। पहले डिजिट पे आपका 3 आएगा तो ये नंबर 3000 से ज्यादा बन जाएगा। और पहले डिजिट पे अगर ये 4 आएगा तो 4000 से ज्यादा बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चंस में आपको क्या बोला है कि 1000 से ज्यादा, 2000 से ज्यादा नहीं बनना चाहिए, 2000 से कम बनना चाहिए। तो जाहिर सी बात है पहले प्लेस पे 1 आएगा। अब यहां पे क्या आ सकता है, यहां पे 2 एक बार ले लें, यहां पे 3 ले लें और यहां पे 4 ले लें। अच्छा ऐसे कितने नंबर बनेंगे देख लीजिए, पहले टोटल नंबर कितने बनेंगे। ये तो हमें पता चल गया कि पहले प्लेस पे सिर्फ 1 आएगा, नंबर ऑफ चॉइस 1 है पहले प्लेस पे। दूसरे प्लेस पे 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है और 4 भी आ सकता है। तो दूसरे प्लेस पे नंबर ऑफ ऑप्शन, नंबर ऑफ चॉइसेस 3 है।
एक बार 2 आएगा, एक बार 3 आएगा और एक बार 4 आएगा। नंबर ऑफ चॉइसेस दूसरे प्लेस पे 3 है और यहां पे नंबर ऑफ चॉइसेस 1 कम 2 है और यहां पे नंबर ऑफ चॉइसेस 1 कम है, तो यहां पे नंबर ऑफ चॉइसेस कितना है 6, 3 दूनी के 6। नंबर ऑफ जो चॉइसेस है वो 6 आ गया 6, तो ये पहला नंबर बन गया। दूसरा बनेगा 1 2 4 3, रिपीट कर दो 4 3 1 है ना, ये आ जाएगा 3 2 4 1 3 2 4। अब ये आ जाएगा 1 3 4 2 1 3 4 2। अब देखिए 1 से 2 बना लिया, 3 बना लिया, अब यहां पे 4 आएगा और ये आएगा 2 और ये 3, टोटल कितने नंबर बन गए जो 2000 से ऐसे नंबर कम बनेंगे वैसे 6 नंबर होंगे, 6 नंबर होंगे। तो आपका आ जाएगा 1 4 3 2। टोटल नंबर ऐड कर दो दोस्तों, कितना आ गया देखिए कितना नंबर है 1 2 3 4 5 6। तो 4 3 7 4 11 2 13 3 16 2 18 8 1 4 3 7 1 8 2 10 14 16 16 3 19 9 1 2 2 4 3 7 1 8 3 11 4 15 4 19 9 1 1 2 3 4 5 6 7। करेक्ट जवाब इसका 7998 है, 7998 करेक्ट जवाब ए है। अगर आप मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो मेरे YouTube पे लगातार ऐसे वीडियो हैं जहां पे मैंने ये क्वेश्चंस कराया था। आप कहीं पे भी सर्च करें सी सेट बाई इम्तियाज सर, तो आपको ऐसे वीडियो मिल जाएंगे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के, जहां पे मैं इस टाइप के क्वेश्चंस करा रखा हूं, है ना। नेक्स्ट देखिएगा, एक वृत्त के रूप में व्यवस्थित 12 वस्तुओं में से दक्षिणावर्त दिशा में, क्लॉकवाइज दिशा में 10 क्रमागत वस्तुओं के चयन की संख्या क्या है। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस है। ये सर्कल है, कह रहे हैं कि 12 वस्तुएं हैं, 12 हैं, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12 वस्तुएं हैं। 1 से 12 वस्तुएं हैं। कह रहा कि दक्षिणावृत्त में जो 12 वस्तुएं हैं उसमें से 10 क्रमागत वस्तुओं का चयन करना है। क्रमागत, क्रम से। तो कैसे हो सकता है, पहला आपने ये उठाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहली पॉसिबिलिटीज ये हो गई। आपने पहला उठाया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ये पहली चॉइस हो गई। दूसरा क्या हो गया, आपने 2 से उठाया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये दूसरी पॉसिबिलिटी। तभी भी तो 10 वस्तुएं हो गए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 2 पॉसिबिलिटीज हो गई। आप अगेन 3 से उठाइए, क्रमागत उठाना है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 3 बार हो गया दोस्तों। अब यहां से उठाइए 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। अगर मैं 4 से उठाऊंगा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1, ये चौथी पॉसिबिलिटीज हो गई। मैं क्लॉकवाइज में 10 क्रमागत वस्तुओं को उठा रहा हूं और इनका चयन हम कितने तरीके से कर सकते हैं वो सारे चयन पे हम बात करेंगे। मैं यहां से उठाया पांचवा, छठवां, सातवां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 2 तक जाएगा। तो 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2, देखिए ऐसी कितनी पॉसिबिलिटीज है। आपने फिर छठवें से उठाया, है ना, छठवें से उठाया तो 6 7 8 9 10 11 12 1 2, आगे बढ़ जाओ 3। अब तो आपको पता चल गया कि हम ऐसे कितने चयन कर सकते हैं। मैं एक एक लाइन इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, अदरवाइज आप कैलकुलेशन बड़े आराम से कर सकते हो बहुत जल्दी, लेकिन मैं लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब यहां से उठा के 10 उठाइए, 10 7 8 9 10 11 12, है ना, 1 2 3 4, तो यहां पे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 8 9 10
11 12 1 2 3 4 5, ठीक है। अब नेक्स्ट 9 से उठाइए, 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6, हमने 9 से उठा लिया। आगे देखिए 10 से उठाइए, 10 से आ जाएगा, फिर 11 से आ जाएगा, फिर अगेन 12 से आ जाएगा, 12 से। तो ऐसे कितने चयन हो गए? 12 के बाद अगेन 1 आ जाएगा, और 1 से हमने ऑलरेडी कर रखा है, 1 से ऑलरेडी हमने कल कर रखा है। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसी 12 पॉसिबिलिटीज है। ज्यादातर लोग इसमें सोच रहे हैं कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का यूज है, और जो घड़ी की दिशा में, घड़ी की अपोजिट दिशा में, है ना, कॉन्सेप्ट यूज होता है n-1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2, बिल्कुल वैसा यूज नहीं है। ये सीधे सीधे आपको एक क्वेश्चन दिया है और इसका जवाब देना है। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, क्रमचय एंड संचय बिल्कुल यूज नहीं किया गया है इस क्वेश्चन में। तो क्या ये बातें आपको समझ में आ रही हैं? बहुत ही प्यारा है ना, बहुत ही प्यारा। बहुत लोग इसमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं, लेकिन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बिल्कुल यूज नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, यदि आज रविवार है तो ठीक ठीक 10 के पावर 10वें दिन कौन सा दिन होगा? अब देखिए यहां पे जो ये क्वेश्चन है ना, यहां पे ये जो क्वेश्चन है, कहने को तो ये कैलेंडर का है, लेकिन ये क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड है। अगर आपको कैलकुलेशन अच्छे से आता है तो आप क्वेश्चंस को नंबर सिस्टम में कैलकुलेशन सिखाया जाता है, ठीक है। तो हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 7 जो हमारे डेज हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनि, वो 7 दिन के बाद चेंज होता है। तो हमारे जितने ऑड डेज आएंगे उतना ऐड कर दो। तो 10 डिवाइड बाई 7 करो, पहले इसको लिखो, 10 डिवाइड बाई 7 कितना, शेषफल कितना आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया, 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना आ गया दोस्तों, 3 आ गया। देखिए कैलकुलेशन कैसे करते हैं। मैं अब अगर नंबर संख्या पद्धति पढ़ाऊंगा यहाँ पे नंबर सिस्टम, तो वहां पे मैं इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा भी रहा हूं। आप देखिएगा दोस्तों, आपस में पावर का मल्टीप्लीकेशन होता है, आपस में पावर का मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू 5 से कितना आ गया, 10। आपस में पावर का मल्टीप्लीकेशन, जैसे मैं लिखा 4 के पावर 3 के पावर 6, तो इसको लिख सकते हैं 4 के पावर 6 इंटू 3 बराबर 18। आपस में पावर का मल्टीप्लीकेशन होगा। अब 3 के पावर 2 का मतलब कितना आ गया, 9। 3 के पावर 2 का मतलब कितना आ गया, 9। 3 के पावर 2 का मतलब कितना आ गया, 9। अगर मैं अब 7 को 9 से डिवाइड करूं तो शेषफल कितना आ रहा है, ये देख लीजिए, 7 एकम 7, शेषफल कितना आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया। यहाँ पे 9 के पावर 5 डिवाइड बाई 7 है ना, तो अब यहां शेषफल आ जाएगा 2 के पावर 5 डिवाइड बाई 7। 2 के पावर 5 को हम क्या लिखेंगे दोस्तों, 2 के पावर 5 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार मल्टीप्लीकेशन कर दो। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी के 16, दूनी के 32, तो आ जाएगा 32 डिवाइड बाई 7, 32 डिवाइड बाई 7। अब शेषफल कितना आ रहा है, देखिए 7 चौका 28, शेषफल आपका 4 आ गया। तो यहां पे पावर वाले को बस ब्रेक करते जाओ और आपको मेन देखना है कि शेषफल कितना आ रहा है। ऑड डेज, उसी को हम कहते हैं, शेषफल को ही हम कहते हैं ऑड डेज। तो शेषफल कितना आ गया दोस्तों, जिसको हम कहते हैं ऑड डेज, शेषफल आपका आ गया 4। शेषफल आपका कितना आ गया, 4। अच्छा रविवार है, रविवार में 4 जोड़ दो, रविवार में 4 जोड़ दो। अगर एक दिन जोड़ेंगे सोमवार, 2 दिन जोड़ेंगे मंगलवार, 3 दिन जोड़ेंगे बुधवार, और 4 दिन जोड़ेंगे तो बृहस्पतिवार आ जाएगा। बृहस्पतिवार आ जाएगा, करेक्ट जवाब भी है। तो यहां ऐसा कुछ नहीं करना था, यहां सीधे हमें निकालना था कि शेषफल क्या आ रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है ना। रिमाइंडर 10 डिवाइड बाई 7 करें, 3 आ गया। अब इसको 2 इंटू 5 करेंगे तभी भी 10 आ जाएगा। तो 3 के पावर 2 का मतलब 9, 9 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो 2 आएगा शेषफल, और 2 के पावर 5 को हम लिखते हैं 32, और 7 को अगर हम 32 से डिवाइड कर देंगे तो शेषफल 4 आ जाएगा दोस्तों। शेषफल क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है, शेषफल आपका 4 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा,
3 ट्रैफिक सिग्नल है, प्रत्येक सिग्नल का रंग हरे से लाल और फिर लाल से हरा बदलता है। हरे से लाल रंग बदलने में से पहले सिग्नल को 25 सेकेंड, दूसरे सिग्नल को 39 सेकेंड और तीसरे सिग्नल को 60 सेकेंड लगता है। हरे व लाल रंग की अवधियां समान है। 2 बजे अपराह्न को वो एक साथ हरे हो जाते हैं। अगली बार किस समय पर वो एक साथ हरे होंगे? एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो आपका क्वेश्चन है वो एलसीएम और एचसीएफ पे है। मैं सीधे बता रहा हूं, आप सीधे ले लीजिएगा, खत्म। जब मैं एलसीएम एचसीएफ बताऊंगा तो आप तुरंत कर सकते हैं। 75 25 और ये इसका डबल हो जाएगा 39 इंटू 2, 39 इंटू 2 देख लीजिएगा 78 डबल हो जाएगा। और दूसरा वाला कितना है 60, 60 वाला भी डबल हो जाएगा, इज 120। अब इसको 2 से कट करिए तो ये आ जाएगा 25, एलसीएम निकालिए 34, 120 का आ जाएगा 60। फिर अगेन मैं 2 से करूं 25, 17 और ये आ जाएगा 30। फिर मैं अगर 3 से करूं है ना तो 25, 17 और ये आ जाएगा 10। फिर मैं अगर 5 से करूं तो ये आ जाएगा 5, 17, 2। अगेन मैं 5 से करूं 1, 17, 2। अगेन मैं 17 से करूं 1, 1, 2। फिर अगेन मैं 2 से करूं 1, 1, 1। इसका मैंने सीधे एलसीएम निकाल लिया दोस्तों। ये सेकेंड में है तो जो हमारा एलसीएम आएगा वो भी सेकेंड में आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आप देखिए 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2, तो ये कितना आ गया 2 दूनी 4, 3 12, 25 60 इंटू 2 300, 17 दूनी के 34, डबल 0 इज 102। 102 आ रहा है, कितना आ रहा है? ठीक है 102। एक बार कैलकुलेशन देख लीजिएगा, 2 दूनी 4, 3 12, 12 25 60, 60 25 300 इंटू 34। अच्छे, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये हमारा सेकेंड में आ गया, ये हमारा किस में आ गया? सेकेंड में आ गया। तो अगर मैं इसको मिनट में चेंज करूं तो मिनट में चेंज करूं 10200, 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये मिनट में आ जाएगा। 6 1 कम 6, 6 1 कम 6 है ना, और ये आ जाएगा 6 कम 4 और 2 642, 170। 6 कम 6 4 42। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है। एक बार हम फिर से करते हैं, एक बार फिर हम नॉर्मल से लेते हैं, नॉर्मल ले लीजिए। कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो रहा है कि 3 ट्रैफिक सिग्नल है, प्रत्येक सिग्नल का रंग हरे से लाल और फिर लाल से हरा बदलता है। हरे से लाल लगने वाले सिग्नल को 25 सेकेंड लगता है, 25 सेकेंड लगता है, और दूसरे वाले को 39 सेकेंड लग रहा है। चलिए मैं बाद में डबल कर दूंगा, है ना, बाद में डबल कर दूंगा 60। मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि पहले एलसीएम निकाल लूं 39 और ये आ जाएगा 12, और उसके बाद में डबल कर लूंगा। ठीक है 139 12। अब 3 से करिएगा ये तो ये आ जाएगा 1 13 4। 13 से करिएगा ये, है ना, तो ये आ जाएगा 1 1 4। फिर अगर मैं 2 से करूं तो ये आ जाएगा 1 1 2। फिर अगर मैं 2 से करूं तो ये आ जाएगा 1 1 1। तो 5 25 25, 75, 75 इंटू 13, 75 इंटू 13, 2 दूनी 4। तो 75 इंटू 4 से आ जाएगा 300 इंटू 13, 13 दूनी के 26, 13 39। तो ये आ जाएगा 3900 सेकेंड। हम बाद में डबल कर देंगे या डबल करके एलसीएम ले लेंगे उनका, हरे से लाल वाले का, तब भी आ जाता है दोस्तों। तो ये सेकेंड में आ गया। इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर दें, 60 से 0 6 6 का 36, 3 30, 6 25 30। तो ये आ जाएगा 15 मिनट, मतलब 65 मिनट। फिर एक और 65 लगेगा, जोड़ दो 65 65 पीस 130 मिनट आ रहा है। 130 मिनट, यानी 130 मिनट के बाद क्या होंगे? ये एक साथ हरे होंगे, है ना।
तो 2 बज रहा है और 130 मिनट का मतलब ये हो गया कि 2 घंटा प्लस 10 मिनट। जोड़ दीजिए 2 घंटा प्लस 10 मिनट, यानी ये 10 और 2 दूनी 4, तो ये 4:10 पे क्या हो जाएंगे, फिर आपका हरा हो जाएगा। जो क्वेश्चन में पूछा है कि अगली बार किस समय पर वो एक साथ हरे होंगे, 4:10 पे। ये क्वेश्चन तो वैसे आसान है एलसीएम एचसीएफ का, लेकिन अगर आप जब एचसीएफ एलसीएम के कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े हैं तभी ये आसान है, तो उसको पढ़िए। मैं पढ़ाऊंगा आपको दोस्तों, मैं आपको पढ़ाऊंगा एलसीएम और एचसीएफ, नंबर सिस्टम, सारी चीज यहीं पे पढ़ाई जाएगी। सेशन को लाइक शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 40 बच्चे वृत्ताकार रूप में खड़े हैं और उनमें से एक, मान लीजिए कि बच्चा क्रमांक 1 के पास एक छल्ला है। इस छल्ले को दक्षिणावर्त, ठीक है, दिशा में आगे हस्तांतरित किया जाता है। बच्चा क्रमांक 1 इस छल्ले को बच्चा क्रमांक 2 को पास करता है। बच्चा क्रमांक 2 इस बच्चा क्रमांक 4 को पास करता है और बच्चा क्रमांक 4 इसे बच्चा क्रमांक 7 को पास करता है। तो इसी क्रम में उसे आगे पास किया जाता है। ऐसे कितने परिवर्तनों बच्चा क्रमांक 1 को मिलाकर के बाद यह छल्ला फिर से बच्चा क्रमांक 1 के हाथ में आएगा। अगर बच्चा, मैं देखिए मैं कैलकुलेशन बेस्ड नहीं बता रहा हूं, कैलकुलेशन बेस्ड आप जोड़िएंगे तो आ ही जाएगा, बट उसमें टाइम लगेगा। अगर बच्चा 1 ने छल्ला पास करना स्टार्ट किया है तो दोबारा बच्चा 1 के पास आएगा, इसका मतलब रिमाइंडर 0 आएगा दोस्तों, रिमाइंडर 0 आएगा। देखिए 1 ने किसको पास किया, 1 ने जो पास किया 2 को पास किया, 2 ने किसको पास किया, 2 ने पास किया बच्चे 4 को किया, 2 ने 4 को किया, है ना, 2 ने 4 को किया और 4 ने अगेन 7 को किया। तो डिफरेंस देखिए 2 - 1 से 1 का डिफरेंस है, 4 - 2, 4 - 2 से डिफरेंस 2 का है, तो 7 - 4 से डिफरेंस 3 का है। आगे 4 का डिफरेंस आएगा, यानी 7वां किसको पास करेगा, 11 को करेगा, फिर 11वां किसका करेगा, 16 को करेगा दोस्तों, 5 का डिफरेंस आएगा। तो आप ऐसे करते 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 जोड़ते जाइए, तो छल्ला बच्चा 1 के पास कब आएगा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं ऐसे जोड़ते जाऊं, है ना, ऐसे मैं जोड़ते जाऊं तो भी हमें पता चल जाएगा कि छल्ला कब आया बच्चा 1 के पास, लेकिन वही ज्यादा टाइम लगेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहां पे जो सीरीज बन रहा है दोस्तों, वो 1 + 2 + 3 + 4 का बन रहा है, +5 का बन रहा है, +6 का बन रहा है। अगर बच्चा 1 से छल्ला पास कराया जा रहा है, स्टार्टिंग बच्चा 1 छल्ले को पास कर रहा है, तो अगर दोबारा बच्चा 1 के पास छल्ला आएगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो मैं इसको ऑप्शन से अगर सॉल्व करूंगा तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो आप सभी को पता है कि प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = n + 1 / 2 होता है ना। तो अगर मान लो 14 बार में बच्चा 1 के पास छल्ला जा रहा है, तो देखते हैं n की जगह 14 + 1 15 / 2, n की जगह 14, तो यह आ जाएगा 7, 15 × 7 = 90, 15 × 7 = 105। अगर मैं 40 से डिवाइड करूंगा, टोटल बच्चे 40 है, 40 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कहीं पे भी 0 नहीं आ रहा है, रिमाइंडर कहीं पे भी 0 नहीं आ रहा है। मैं आसान मेथड बता रहा हूं, मैं इजी मेथड बता रहा हूं, अदरवाइज आप ऐसे जोड़ते जाएंगे तभी भी आ जाएगा। चलिए दूसरा 15 तक जाएगा, तो 1 + 2 + 3 + 4 दूसरे ऑप्शन में आ जाए 15। तो n की जगह दोस्तों कितना है 15, और 15 + 1 से आ जाएगा 16 / 2, तो ये 8 आ जाएगा। 15 × 8 = 120। अगर मैं 120 को 40 से डिवाइड कर दूं तो यहां पे जो शेषफल है वो 0 आ गया, यहां पे जो शेषफल है वो 0 आ गया, यानी जो छल्ला है वो अगेन बच्चे 1 के पास आ गया। वो बच्चा 1 से स्टार्ट था, रिमाइंडर 0 आने का मतलब, क्योंकि बच्चा 1 अगर रिमाइंडर 1 आ गया तो बच्चा 2 के पास 2 के पास चला गया, तो उसके पास आने का मतलब कि रिमाइंडर 0 होगा। आप सी और डी ऑप्शन भी चेक कर लें एक बार
क्या रिमाइंडर आ रहा है? अगर आपको डाउट्स है तो एक बार जरूर आप चेक कर लें कि क्या यहां पे रिमाइंडर 0 आ रहा है। ठीक है, तो एक बार मैं सी और डी ऑप्शन भी चेक करता हूं। ठीक है, एक बार मैं सी और डी ऑप्शन भी चेक करता हूं। 16, तो 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 16, तो n की जगह 16, 16 + 1 17 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 8, 8 7 56, 6 5 8 एकम 8 5 13। अगर मैं 40 से डिवाइड करूंगा दोस्तों तो यहां पे भी शेषफल 0 नहीं आ रहा है। अगर शेषफल 0 आएगा तभी छल्ला बच्चा 1 के पास आएगा, अदरवाइज छल्ला बच्चा 1 के पास नहीं आएगा। तो ये वाला भी आपका ऑप्शन नहीं है। अच्छा, एक बार डी ले लीजिए। 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 17, तो n की जगह कितना है? 17, 17 17 + 1 18 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 9, 17 × 9 153, 153 भी 40 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 153 भी 40 से डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी आपका पहला ऑप्शन भी नहीं होगा, सी ऑप्शन भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, ऑप्शन बी आएगा, है ना, ऑप्शन बी आएगा। अब मैं बता दूं ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से करना, ध्यान से करना। क्वेश्चन कह रहा है कि जेड जेड वाई वाई, है ना, एक बार समझिएगा, कह रहा है कि जेड और जेड, वाई जेड 2 बार है, वाई आपका 3 बार आ गया और एक्स आपका 4 बार आ गया, 4 टाइम्स आ गया। इसके बाद अगर जो W हुआ वो 5 बार आ गया, बढ़ते जा रहा है, तो A कितनी बार आएगा? अगर Z आपका 2 बार है, Y आपका 3 बार है, X आपका 4 बार है और W आपका 5 बार है, तो जाहिर सी बात है कि जो A होगा दोस्तों वो 27 टाइम्स होगा। कह रहा है कि इस अनुक्रम में मध्य पद क्या है? मध्य में क्या आएगा? बीच में क्या आएगा? क्या बीच में H आएगा? क्या बीच में I आएगा? क्या बीच में J आएगा? या क्या बीच में M आएगा? ये आपसे पूछ रहा है कि बीच में क्या आएगा। तो समझिए Z अगर यहां पे 2 बार से स्टार्ट हुआ है तो A से Z के बीच की दूरी 26 है, लेकिन अगर ये 2 जब 1 से स्टार्ट होता तब ये 26 तक जाता, ये 2 से स्टार्ट है तो 27 तक जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनका पहले हम देखें कि भैया इसमें कितने पद हैं, है ना, सबका सम करना पड़ेगा, सबका सम करना पड़ेगा। ये सभी मैं ये देख लूं भैया कि टोटल पद कितना है, तब तो हम बीच का निकालेंगे। हमें पता, जैसे कि 101 है तो 101 के बीच में कितना है? 51। जब तक हमें टोटल पद नहीं पता होगा तब तक हम बीच में नहीं निकाल सकते। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि इस अनुक्रम में टोटल कितने पद हैं, है ना। तो लेकिन आप ये सम तभी कर सकते हो जब स्टार्टिंग दोस्तों कहां से हो? 1 से हो। ये मैंने आपको बार बार कराया है। प्राकृतिक संख्याओं का योग जो है आप तभी कर सकते हैं जब स्टार्टिंग कहां से हो? 1 से हो, तभी आप प्राकृतिक संख्याओं का योग कर सकते हैं। यहां पे स्टार्टिंग 1 से नहीं है तो यहां 1 ऐड करो और 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, यहां 1 ऐड करो और 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये 1 से 27 तक चला जाएगा, यानी n की जगह 27 और 27 + 1 28 डिवाइड बाई 2 -1, 2 को 28 से कट कर देंगे 14, तो 27 × 14 -1 से हमें टोटल पद पता चल जाएगा कि टोटल कितने पद हैं। 7 चौके 28, 8 2 4 दूनी के 8 और 2 10, 1 7 7, 1 2 2, ठीक है। तो यह आ जाएगा 378 -1। तो टोटल पदों की जो संख्या है वो 377 है ना। ये हमें पता चल गया दोस्तों कि जो टोटल पदों की संख्या है वो 377 है, तभी तो हम बीच में निकाल पाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा, बीच में निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड, 2 एकम 2, 1 17,
2 8 16, 1 17, 2 8 16। बीच का मतलब क्या हो गया कि 188 इधर है और ये बिल्कुल बीच वाला है और फिर 188 इधर है, तभी तो 377 आया भाई। ये टोटल 377 है, 188 188 प्लस बीच वाला इक्वल टू 377। कह रहा है इस बीच में क्या आएगा। तो सबसे आसान है, अगर हम यहां से स्टार्ट करेंगे तो यहां 2 है, यहां 3 है, यहां 4 है, यहां 5 है। आप या तो बीच वाला यहां से स्टार्ट करें या यहां से, तो लास्ट वाले से ज्यादा आसान होता है, लास्ट वाले से निकालना, क्योंकि लास्ट में संख्या ज्यादा आ रही है, 27 26 है ना, तो लास्ट की संख्या ज्यादा आ रही है। तो जो कैलकुलेशन है अगर आप वो लास्ट से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो 2 है, आपको 188 179 पे पहुंचना है, आपको 189 पे पहुंचना है, 189 पे। आपने पहले देखा 2 फिर 3 फिर 4, ज्यादा टाइम लग रहा है। आप लास्ट से चलिए 27, फिर इसके बाद बी कितनी बार होगा, 26 बार, 189 पे पहुंचना है, क्योंकि 189 बीच वाला है। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है ये। अच्छा, ए आपका 27 बार है, बी आपका 26 बार है, तो सी आपका 25 बार आएगा, डी आपका 24 बार आएगा, है ना। आगे ये आपका नेक्स्ट 23 बार आएगा, फिर ये आगे आपका 22 बार आएगा। ये देखते चलिए, ये आपका ए आ गया, 26 बार बी आ गया, 25 बार सी आ गया, 24 बार डी आ गया, 23 बार ई आ गया, 22 बार एफ आ गया। आप आइए एच में आइए, पहले ऑप्शन में एच में आइए। अब 21 बार क्या आएगा, जी आ गया, फिर 20 बार आपका एच आएगा। तो एक बार चेक करते हैं, एच में आते हैं, क्या 189 है, तो 7 6 13, 13 5 18, 18 4 22, 3 25, 2 27, 1 28, 8 2 2 2 4, ये वाला 2 कैरी वाला 6 8 10 12 14 16 18। तो ये 188 तक तो एच है, 188 तक तो ये ऐसे आ रहा है, ए बी सी डी एच। 189 से कौन स्टार्ट होगा दोस्तों, आई होगा, 189 आई होगा, 190 आई होगा, आई तो आपका 19 बार होगा। तो 189 पे कौन आ रहा है, आई आ रहा है, तो बीच वाला पद आई है। अच्छा, 188 भी आई है, 187 भी आई है ना। तो 189 हमें चाह रहा था, 189 बीच वाला पद था, 188 तक तो एच आया और 189 आपका आई से स्टार्ट हो गया। तो बहुत ही शानदार जवाब है, इसको समझना पड़ेगा दोस्तों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब हमारे सी सेट की जो तैयारी है इस लेवल में करना पड़ेगा। आपको यूपीएससी सी सेट 23 ने ये सीख दे दिया है कि आपको पढ़ना पड़ेगा 3 से 4 महीने 5 महीने आपको सी सेट पढ़ना पड़ेगा। ये डिपेंड कर रहा है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, क्या आपने कभी मैथ्स पढ़ा है। अगर आपने मैथ्स कभी नहीं पढ़ा है तब भी डरने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें और सी सेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। मेरा बैच भी आ रहा है, 1 जुलाई से बैच स्टार्ट है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल है। आप जाइए फटाफट कोड अप्लाई करिएगा, IE10 अनअकैडमी पे जाइए, IE10 देखिएगा, सी सेट बाय इम्तियाज सर है 1 जुलाई से। इस कोड को आप अप्लाई करके फटाफट कोर्स ले लें। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, क्या P बड़ा है Q से, ये क्वेश्चन पूछा है। कथन 1 दिया है कि P क्रॉस Q बड़ा है 0 से, P स्क्वायर बड़ा है Q स्क्वायर से, है ना। क्या इस क्वेश्चन का जवाब, इस प्रश्न का उत्तर दोनों में से किसी एक कथन का अकेले उपयोग कर दिया जा सकता है, किंतु दूसरे कथन का अकेले उपयोग कर नहीं दिया जा सकता है। दूसरा क्या कह रहा है, इस प्रश्न का उत्तर दोनों में से किसी भी एक कथन का अकेले उपयोग करके दिया जा सकता है। सी कह रहा है इस प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ उपयोग करके दिया जा सकता है, किंतु दोनों में से किसी एक कथन का अकेले उपयोग करके नहीं दिया जा सकता है। इस प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ उपयोग करके भी नहीं दिया जा सकता है। चलिए देखिए, आपसे क्वेश्चन में पूछा है क्या P Q से बड़ा है, कह रहा है P क्रॉस Q गुणा बड़ा है 0 से, P क्रॉस Q बड़ा है 0 से। तो क्या हम पहले स्टेटमेंट से जवाब दे सकते हैं,
अगर मैंने P को 3 रखा और Q को 4, तो 4 इंटू 3 बराबर 12, ये 0 से बड़ा है। अगर मैंने P को 5 रखा और Q को 4 रखा, तभी भी मल्टीप्लाइड करने पे 20 आ गया और ये 0 से बड़ा है। तो इस वाले केस में तो P छोटा है Q से, यानी Q बड़ा है P से। इस वाले केस में P बड़ा है Q से। तो हम पहले स्टेटमेंट को मिलाने के बाद क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। पहले स्टेटमेंट को लेने के बाद हम क्वेश्चंस का जवाब, सिर्फ एक पहले स्टेटमेंट से क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। दूसरा कह रहा है कि P स्क्वायर बड़ा है Q स्क्वायर से। तो अगर मैंने P को एज्यूम कर लिया -4 और Q को एज्यूम कर लिया -3, तो -P का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा 9। ठीक है, लेकिन इन दोनों में कौन बड़ा है? इन दोनों में कौन बड़ा है? क्या -P -Q बड़ा है? तो यानी अगर हम दोनों स्टेटमेंट को मिला भी लें तो भी हम क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, है ना। अगर हम दोनों स्टेटमेंट को मिला के भी इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे, इस प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ, इस प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ उपयोग करके भी नहीं दिया जा सकता। अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है। कुछ कंडीशन में दोनों में मिला के कभी P से बड़ा Q, कभी P Q से छोटा, सारी पॉसिबिलिटीज बन रही है। तो दोनों स्टेटमेंट को मिलाने के बाद भी, है ना, हम क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। प्रश्न क्या है कि P प्लस Q माइनस R बड़ा है P माइनस Q प्लस R से। जहां P Q R पूर्णांक है, P माइनस Q धनात्मक है, P माइनस R ऋणात्मक है। उपर्युक्त प्रश्न और कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? इस प्रश्न का उत्तर दोनों में से किसी एक कथन का अकेले उपयोग करके दिया जा सकता है, तब ए आ जाएगा। चलिए हमसे देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि P प्लस Q माइनस R बड़ा है किससे? P माइनस Q प्लस R से। तो प्लस P कैंसिल हो जाएगा। पहले हम ये देखना चाहते हैं कि भाई साहब ये प्रश्न में पूछा क्या है। माइनस Q को इधर ले आइए, Q प्लस Q, ये आ जाएगा R माइनस R को उधर भेज दे प्लस R, तो Q प्लस Q से आ जाएगा 2Q और R प्लस R से आ जाएगा 2R। तो 2 से 2 कट गया, तो ये आ जाएगा Q ग्रेटर देन R। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि क्या Q R से बड़ा है? ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन में सीधे पूछ रहा है कि क्या Q R से बड़ा है? क्या Q R से बड़ा है? कथन 1 देखते हैं। कथन पहला, कथन पहले से हम दे पाते हैं। कह रहा है कि P माइनस Q धनात्मक है। P माइनस Q धनात्मक का मतलब ग्रेटर देन 0। अगर कोई 0 से बड़ा है, अगर कोई भी चीज 0 से बड़ा है तो वो क्या आ जाएगा दोस्तों? ग्रेटर देन 0। तो ये आ जाएगा P ग्रेटर देन Q। पहले कथन से हम क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि आपको पूछा है कि क्या Q R से बड़ा है, और यहां Q और R का रिलेशन ही नहीं है पहले कथन में। पहले कथन में Q का R के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो हम पहले कथन से क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाएंगे। दूसरा देखिएगा, P माइनस R ऋणात्मक मतलब लेस देन 0, धनात्मक का मतलब ग्रेटर देन 0। 0 से बड़ा होगा तो वो धनात्मक होगा, और अगर 0 से छोटा होगा तो वो ऋणात्मक होगा, है ना। तो P माइनस R लेस देन 0, यानी P लेस देन R। तो दूसरे स्टेटमेंट में भी Q और R का रिश्ता नहीं है, यानी मैं इस क्वेश्चन का जवाब न तो कथन 1 से दे सकता हूं, न तो मैं इस क्वेश्चन का जवाब कथन 2 से दे सकता हूं। क्या मैं दोनों कथनों को मिला के जवाब दे सकता हूं? चलिए देखते हैं। कह रहा है P ग्रेटर देन Q, P को मैंने 10 लिया और Q को मैंने 4 लिया। कह रहा है P छोटा है R से, P तो यहां 10 है, और अगर R बड़ा है तो इसको मैंने 15 ले लिया। तो Q की वैल्यू 4 है और R की वैल्यू 15 है। तो मैं बिल्कुल जवाब दे पा रहा हूं कि नहीं, Q जो है R से बड़ा नहीं है, Q R से छोटा है। तो मैं इस क्वेश्चन का जवाब दोस्तों दोनों स्टेटमेंट को मिलाने के बाद दे पा रहा हूं। मैं इस क्वेश्चन का जवाब अकेले कथन 1 से नहीं दे पा रहा हूं, मैं इस क्वेश्चन का जवाब अकेले कथन 2 से भी नहीं दे पा रहा हूं,
लेकिन हां मैं इस क्वेश्चन का जवाब दोनों कथन को मिलाने के बाद मैं बता पा रहा हूं कि नहीं, Q जो है R से छोटा है, यानी R बड़ा है Q से। तो इसका जवाब दोनों कथन का मिला के हम क्वेश्चन का जवाब दे पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, किसी प्रतिभोज में 75 व्यक्तियों ने चाय ली, 60 व्यक्तियों ने कॉफी ली और 15 व्यक्तियों ने चाय और कॉफी दोनों ली। दूध लेने वाले किसी व्यक्ति ने चाय नहीं ली। प्रत्येक व्यक्ति ने कम से कम एक पेय पदार्थ लिया। कम से कम एक पेय पदार्थ का मतलब या तो वो चाय लिया, या तो वो दूध लिया, या तो वो कॉफी लिया। ये क्वेश्चन में बोल रहा है। कथन प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रतिभोज में कितने व्यक्ति उपस्थित हुए। ठीक है, कथन 1 दिया है कि 50 व्यक्तियों ने दूध लिया। कथन 2 कह रहा है कि प्रतिभोज में उपस्थित होने वाले व्यक्तियों की संख्या केवल दूध लेने वाले व्यक्तियों की संख्या की 5 गुनी थी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस प्रश्न का उत्तर दोनों में से किसी एक कथन का अकेले उपयोग करके दिया जा सकता है, किंतु दूसरे कथन का अकेले उपयोग करके नहीं दिया जा सकता है। इस प्रश्न का उत्तर दोनों में से किसी भी एक कथन का अकेले उपयोग करके दिया जा सकता है। चलिए मैं बता रहा हूं, है ना। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं यहीं पे कि मान लो ये आपका क्या है, चाय लेने वाले कितने हैं दोस्तों? चाय लेने वाले 75 लोग हैं। चाय लेने वाले 75 लोग हैं और कॉफी लेने वाले, चलिए मैं इसको यहीं पे करता हूं, कॉफी लेने वाले, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया है, एक्सप्लेन कहां करें। कॉफी लेने वाले कितने लोग हैं? कॉफी लेने वाले 60 हैं। कह रहा है कि 15 व्यक्तियों ने चाय और कॉफी ली, ये दोनों आ गया, दोनों। तो केवल चाय लेने वाले 75 माइनस 15, यानी केवल चाय लेने वाले 60 लोग हैं। केवल चाय लेने वाले 60 लोग हैं। केवल कॉफी लेने वाले 60 माइनस 15 45 है। तो टोटल कितना आ गया? जो चाय या कॉफी लेते हैं 60 प्लस 15 प्लस 45, यानी चाय और कॉफी लेने वाले टोटल लोगों की संख्या 120 है। ये तो हमें पता चल गया कि चाय और कॉफी लेने वाले टोटल लोगों की संख्या 120 है। अब क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने दूध लेने वाला किसी व्यक्ति ने चाय नहीं ली। तो ये चाय नहीं लिया तो मान लो ये कॉफी लिया होगा, हो भी सकता है, नहीं भी लिया हो सकता है। लेकिन ये दूध वाले का रिश्ता चाय के साथ नहीं है। तो यहां पे जो चीज आएगा कैपिटल X कैपिटल Y, वो केवल दूध लेने वाले की बात आ जाएगा। केवल दूध। तो कह रहा है 50 व्यक्तियों ने दूध लिया। कथन 1 से तो बिल्कुल नहीं निकल रहा है। दूसरा क्या कह रहा है कि प्रतिभोज, देखिए टोटल जो ये दूध लेने वाले हैं वो 50 हैं। जो X है वो केवल दूध है, यानी X की वैल्यू 50 भी हो सकती है, 50 से कम भी हो सकती है। प्रतिभोज में उपस्थित होने वाले व्यक्तियों की संख्या केवल दूध लेने वाले व्यक्तियों की संख्या की 5 गुनी है। मैंने बोला कि जो केवल दूध लेने वाले हैं वो X है, केवल दूध लेने वाले X है, प्लस 120 ऐसे हैं जो चाय या कॉफी लेते हैं। तो अब यहां पे ये क्या बोल रहा है कि ये टोटल व्यक्तियों की संख्या है। और क्वेश्चन में भी कह रहा है कि जो केवल दूध लेने वाले चाय है उसका 5 गुना है, यानी ये दोनों बराबर है। तो 120 बराबर 5x माइनस x बराबर 4x। तो x की वैल्यू आएगा 120 डिवाइड बाई 4 यानी 30। पता चल गया, 30 यहां है, 120 यहां है। यानी इस प्रश्न का जवाब मैं सिर्फ स्टेटमेंट बी से भी दे सकता हूं। तो इस प्रश्न का उत्तर दोनों में से किसी एक कथन का उपयोग करके दिया जा सकता है। हां, मैं बता सकता हूं कथन 2 से, है ना। तो इसका सही जवाब ए आ गया। इसको मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूं यार, यहां पे समझिएगा। दो चीज है, ये चाय है और ये कॉफी है, एक बार समझना पड़ेगा। ये चाय वाले कितने हैं? चाय कॉफी, ठीक है। देखिए कह रहे ये चाय लोग हैं, चाय वाले टोटल 75 हैं और ये कॉफी है। कॉफी वाले टोटल जो लोग हैं वो 60 हैं और 15 ऐसे हैं जो दोनों लिए, जो चाय भी लिए हैं और कॉफी का भी मजा लिए हैं। दोस्तों यहां पे जो आएगा वो केवल चाय रिप्रेजेंट करेगा, केवल चाय।
और यहां पे जो आएगा वो केवल कॉफी रिप्रेजेंट करेगा कि केवल कॉफी के कितने लोग थे, है ना। तो चाय के 75 है और 15 यहां पे बैठ चुका है, माइनस कर दो तो केवल चाय वाले 60 लोग हैं। तभी तो देखो 60 प्लस 15 से 75 आ गया, केवल चाय वाले 60 लोग हैं। अच्छा 60 माइनस 15 कर दो, 60 माइनस 15 से कर दो 45, तो केवल कॉफी वाले कितने हैं 45। 60 माइनस 15 कर देंगे, केवल कॉफी वाले कितने हैं 45। जो चाय लिए या कॉफी लिए या दोनों लिए ऐड कर दो, 60 प्लस 15 प्लस 45, तो 120 ऐसे व्यक्ति हैं जो चाय लेते हैं और कॉफी लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो दूध लिया वो चाय नहीं लिया, तो ये दूध लेने वाले जो हैं वो कॉफी ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं। तो ये जो x रिप्रेजेंट कर रहा है x, वो कह रहा है कि केवल दूध लेने वालों की संख्या है, केवल दूध लेने वालों की संख्या है। क्वेश्चन में कह रहा है कि केवल दूध लेने वालों की संख्या प्लस चाय और कॉफी लेने की संख्या अगर मैं जोड़ दिया तो क्या संख्या आ जाएगा, जिन्होंने चाय लिया, कॉफी लिया और दूध लिया, वो केवल दूध लेने वालों की संख्या का 5 गुना है, यानी ये दोनों बराबर हैं। तो 120 बराबर 5x माइनस x बराबर 4x। सो x की वैल्यू आएगा 120 डिवाइड बाई 4, 30 आ गया। अगर x पता चल गया, यानी दोनों स्टेटमेंट से कथन 2 से मैं क्वेश्चंस का जवाब दे पा रहा हूं, कथन 2 से मैं क्वेश्चंस का जवाब दे पा रहा हूं। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? एक बार फटाफट कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? चलिए आगे बढ़े जाए। देखिए डाटा सफिशिएंसी से क्वेश्चंस भर के था, इस बार अपना रणनीति बनाइए कि हमें डेटा सफिशिएंसी पे क्वेश्चन बहुत अच्छा करना है, नंबर सिस्टम पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पे प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना है। नेक्स्ट देखिएगा, किसी 3 अंकों की एक संख्या पर विचार करिए। एक संख्या बोला है, एक संख्या, वो संख्या क्या है? उस संख्या के अंकों का योगफल अंकों के गुणनफल के बराबर है। दूसरा, वह संख्या उस संख्या के अंकों के योगफल से विभाज्य है। ठीक है, जैसे देखिए 1 2 3 अगर मैं ले लूं तो 1 प्लस 2 प्लस 3 योगफल कर दिया और मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो 3 2 5 1 6, 3 2 6। ये क्वेश्चन मैं देख रहा हूं 2021 22 23 में लगातार पूछा है, क्वेश्चन का चेंज कर दिया है, बस थोड़ा सा घुमा दिया है क्वेश्चंस, लेकिन ये लगातार ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहा है सेम पैटर्न पे। तो ये 123 तो मिल गया, लेकिन दूसरा क्या कह रहा है कि वह संख्या ये जैसे वह संख्या है अंकों के योगफल से विभाज्य, अंकों का योगफल 3 2 5 1 6। अगर मैं 6 से डिवाइड करूं 123 को तो ये 6 से विभाज्य नहीं आ रहा है, इसका शेषफल 3 आ रहा है। तो ना तो क्वेश्चन का जवाब स्टेटमेंट 1 से निकल रहा है ना 2 से, लेकिन मैं इसकी पॉसिबिलिटीज बनाता हूं। देखो 123 हो सकता है, 132 हो सकता है, इसी में से क्रम चेंज होके बनेगा, 213 हो सकता है, 231 हो सकता है, 312 हो सकता है ना, और 321 हो सकता है। ये ऐसे 6 नंबर हैं जिनके अंकों का योग और अंकों का गुणनफल बराबर है। ये ऐसे 6 अंक है जिनके अंकों का योग और अंकों का गुणनफल बराबर है। अंकों का योग 6 है, अगर मैं ये 6 से डिवाइड करूं तो ये विभाज्य नहीं होगा, अगर मैं ये 6 से डिवाइड करूं तो ये विभाज्य होगा दोस्तों। 132 6 से विभाज्य करके देख लीजिएगा, 132 डिवाइड बाई 6, 6 दूनी के 12, 1 12, 6 दूनी के 12। 213 भी विभाज्य नहीं है, 231 भी विभाज्य नहीं है, 312 विभाज्य है, 321 विभाज्य नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट को मिलाने के बाद जो मुझे संख्या मिल रही है वो 2 मिल रही है, 132 और 312, है ना। दोनों स्टेटमेंट को मिलाने के बाद जो मुझे संख्या मिल रही है वो 2 ऐसी संख्या है जो पहले कथन को भी सही कर रहा है और जो दूसरे कथन को भी सही कर रहा है।
पहले कथन का मतलब अंकों का योग अंकों के गुणनफल के बराबर है और अंकों का योग उस संख्या को डिवाइड कर रहा है। ऐसी हमारी दो संख्या मिल रही, लेकिन कह रहा है कि एक संख्या होनी चाहिए, है ना। 2019 पर डेटा सफिशिएंसी में भी n एक प्राइम नंबर है जो 10 से 20 के बीच लाई कर रहा है। एक नंबर पूछा था, वहां पे भी दो नंबर आ रहे थे, है ना। तो दोनों स्टेटमेंट को मिलाने के बाद हम एक संख्या पे नहीं पहुंच पा रहे हैं कि वो संख्या क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ उपयोग करके भी नहीं दिया जा सकता है। एक्चुअली हम संख्या निकाल तो पा रहे हैं कि ऐसी एक नहीं दो संख्या है, 132 है और 312, लेकिन हम एग्जैक्टली एक संख्या पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए यहां पे हम आएंगे डी ऑप्शन में। ठीक है, डी ऑप्शन में आएंगे। नेक्स्ट देखिएगा डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन। एक तो क्वेश्चन इतना बड़ा है कि पूरी पीपीटी भर जा रही कि एक्सप्लेन कहां पे किया जाए। 5 बच्चों के लिए जिनकी आयु ए बी सी डी ई है ना, ए छोटा है, बी की आयु बड़ी है ए से, सी की आयु बड़ी है बी से, डी की आयु बड़ी है ए से, है ना। किसी भी दो उत्तरोत्तर आयु के बीच 2 वर्षों का अंतर है, मतलब इनके बीच 2 वर्ष का गैप है। यहां पे भी 2 का है, यहां पे भी 2 का है और यहां पे भी 2 का है। जो गैप है वो 2 वर्ष का है। सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या है, क्वेश्चन पूछा है कि सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या है। पहला कथन क्या कह रहा है कि सबसे बड़े बच्चे की आयु सबसे छोटे बच्चे की आयु की 3 गुनी है। बहुत बढ़िया। कह रहा है कि अगर a हमारा सबसे छोटा x है तो e हमारा 3x है। सबसे छोटे बच्चे की आयु को मैंने x एज्यूम कर लिया और जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटे से 3 गुना है। तो देखिए अगर ये x है तो 2 ज्यादा आएगा, गैप 2 वर्ष का है, ये x प्लस 2, फिर ये 2 साल बड़ा, 2 जुड़ जाएगा, ये x प्लस 4, ये फिर बड़ा 2 साल तो ये आ जाएगा x प्लस 6, और ये फिर 2 साल बड़ा तो ये x प्लस 8। तो e को हम कह सकते हैं कि ये x प्लस 8 भी है और 3x भी है, दोनों बराबर है। भाई समझिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये x है और e 3x है, और उसी में दिया है कि गैप जो है 2-2 वर्ष का है। तो ये 2 साल बड़ा, फिर 2 साल बड़ा, फिर 2 साल बड़ा, 2 साल बड़ा, तो ये इधर आ जाएगा। तो 8 बराबर 3x माइनस x, तो 2x बराबर 8, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 4। x की वैल्यू कितना आ जाएगा 4। हमसे क्या पूछा है, सबसे बड़े बच्चे की आयु, सबसे छोटे बच्चे की आयु पता चल गया, पहले स्टेटमेंट से ही पता चल गया x की वैल्यू 4 है। और देखिए ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है और ये 12, 3 गुना आ गया। तो पहले स्टेटमेंट से मैं क्वेश्चंस का जवाब दे पा रहा हूं। दूसरा कह रहा है कि बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है। दूसरा स्टेटमेंट आइए, तो औसत का मतलब क्या होता है, औसत का मतलब टोटल योग x, पहला x है, दूसरा x प्लस 2 है, तीसरा x प्लस 4 है, चौथा x प्लस 6 है, पांचवा x प्लस 8 है। टोटल कितने बच्चे हैं, सारे बच्चों का औसत निकालने के लिए औसत वर्ष का योग 1 2 3 4 5, और ये कितना है 8, तो 8 इंटू 5 से आ जाएगा 40 बराबर 1 2 3x 4x 5x, 4 2 6 6 6 12 8 20, है ना। इसको इधर भेज दो, तो 5x बराबर 40 माइनस 20 इक्वल टू 20, ये कट जाएगा तो यहां पे भी x की वैल्यू 4 आ गया। तो मैं दोनों स्टेटमेंट से क्वेश्चंस का जवाब दे पा रहा हूं, मैं पहले कथन से भी क्वेश्चंस का जवाब दे पा रहा हूं, मैं दूसरे स्टेटमेंट से भी क्वेश्चंस का जवाब दे पा रहा हूं। यानी इसका ऑप्शन क्या आएगा, इस प्रश्न का उत्तर दोनों में से किसी कथन का अकेले उपयोग करके दिया जा सकता है, किंतु दूसरे कथन का अकेले उपयोग करके नहीं दिया जा सकता है, गलत है। इस प्रश्न का उत्तर दोनों में से किसी एक कथन का अकेले उपयोग करके दिया जा सकता है, ठीक है। तीसरा क्या है कि इस प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ उपयोग करके दिया जा सकता है, नहीं, दोनों कथनों का उपयोग, दोनों कथन का अलग अलग कथनों से मैं क्वेश्चन का जवाब दे सकता हूं। इस प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ उपयोग करके भी नहीं दिया जा सकता, ये भी गलत है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चंस मैंने आपको कल करा दिए थे, है ना।
जिसका आंसर 35 आया था। आप एक बार देख लीजिएगा, ये वाला क्वेश्चंस भी मैंने आपको कल करा दिया था, है ना। अच्छा, ये वाले क्वेश्चंस करा दे रहे, ये मैंने नहीं कराया था। ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इससे पहले यूपीएससी सी सेट में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं दोस्तों, है ना। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी सी सेट में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। पी, क्यू, आर, एस और टी 5 व्यक्ति हैं, जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति एक कार्य करता है। हमारे पास 5 टास्क है। टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4 एंड टास्क 5। 5 टास्क है। और इसको कौन करता है? पी करते हैं, क्यू करता है, आर करता है, एस करता है और टी करता है। हर एक व्यक्ति एक ही टास्क परफॉर्म करेगा। एक व्यक्ति 2 टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता। कार्य 1 न तो पी और न क्यू करता है। टास्क 1 पी नहीं करेगा, क्यू नहीं करेगा, ठीक है। कार्य 2 या तो कार्य 1 न तो पी को न ही क्यू को सौंपा जा सकता है। कार्य 2 या तो आर को या एस को सौंपा जा सकता है। कार्य 2 जो है या तो आर को या एस को सौंपा जाता है ना। तो देखिए, आर या एस को का मतलब क्या हुआ कि यहां पे आर है या एस को, तो यहां पे नंबर ऑफ वेज 2 हैं। एक बार आर करेगा, एक बार एस करेगा। कार्य 1 जो है पी और क्यू नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, इन तीनों में कार्य 1 तो कोई भी कर सकता है। यहां पे 2 क्यों आया? एक बार कार्य आर करेगा और एक बार कार्य एस करेगा। अब यहां पे क्या है दोस्तों, यहां पे कार्य आपका पी क्यू नहीं करेगा। आर एस टी में, आर और एस में कोई एक काम करेगा, तो इन दोनों में कोई एक बच जाएगा और टी भी कर सकता है। तो यहां पे भी नंबर ऑफ वेज 2 हैं। आर और एस में एक काम किया, एक बच गया, और टी कर सकता है 2। अब टास्क 3, टास्क 4 और टास्क 5 के लिए कोई कंडीशन नहीं है। 5 पर्सन है, 2 आ चुके हैं, यहां पे 3 बच सकता है, यहां पे 2 और यहां पे 1। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 2 दूनी 4 3 12 इंटू 2 बराबर 24। करेक्ट जवाब इसका डी है। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है और मैंने ये यूट्यूब पे बार बार क्वेश्चंस कराए हैं। इस बार मेरे कई क्वेश्चंस यूट्यूब में फंसे हैं, आप देख सकते हो। विद द डेटा क्वेश्चंस फंसा है दोस्तों, विद द डेटा के साथ क्वेश्चंस फंसा हुआ है ना। नेक्स्ट देखिएगा कि प्रत्येक 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 25 ग्राम, 50 ग्राम भार वाले बृहद संख्या में चांदी के सिक्के हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है कि 78 ग्राम सिक्कों को खरीदने के लिए कम से कम 7 सिक्के खरीदना आवश्यक है। दूसरा, इन सब सिक्कों का उपयोग कर 78 ग्राम भार करने के लिए 7 से कम सिक्के उपयोग लाए जा सकते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1, केवल, इसको हम पजल्स कह सकते हैं दोस्तों, है ना। देखिए, अगर मैं एक 50 ग्राम का सिक्का यूज कर लिया, एक 25 यूज कर लिया और एक 10 कर लिया, नहीं 10 नहीं, 75 तो आ ही गया, 75 तो आ ही गया। एक मैंने 2 कर लिया और एक 1 कर लिया, तो 78 तो हो जाएगा। लेकिन 1 ग्राम का सिक्का नहीं है, 1 ग्राम का सिक्का नहीं है। मैं 4 सिक्के यूज करके 78 ग्राम खरीद सकता था, 78 ग्राम। लेकिन जब 1 ग्राम का सिक्का होता, 1 ग्राम का नहीं है, तो इसका मतलब हम 25 ग्राम वाला यूज नहीं कर पाएंगे, वो फ्री में दिया है। तो 50 ग्राम का एक सिक्का, इसको बढ़ा दो 10 इंटू 2, तो यह आ जाएगा 50 प्लस 20 ग्राम, 10 का 2 आ गया। अच्छा, अगर मैं 5 ग्राम यूज करूंगा तो मुझे 78 बनाने के लिए 1 ग्राम चाहिए। तो अब आप क्या करो कि 5 ग्राम भी यूज मत करो, 2 ग्राम का 4 सिक्का यूज कर लो, 2 ग्राम का 4, तो 50 20 70 और 8 78। तो 50 ग्राम का एक सिक्का प्लस 10 ग्राम का 2 सिक्का और 2 ग्राम का 4 सिक्का, तो 4 2 6 1 7। मिनिमम आपको 7 सिक्के की जरूरत पड़ेगी 78 ग्राम के लिए।
अगर आपको क्वेश्चन में 1 ग्राम का सिक्का दिया होता तो आप 4 बार में कर सकते थे, है ना। तो दूसरा क्या कह रहा है कि इस सिक्कों का उपयोग करके, अब वजन करना है दोस्तों, वजन करना है। इन सिक्के का उपयोग कर 78 ग्राम भार वजन करने के लिए 7 से कम सिक्के उपयोग कर सकते हैं। चलिए, मैंने यहां पे एक बार 50 दिया, फिर 25 कर दिया 75, फिर 5 लगा दिया 80, और यहां पे 2 ग्राम का सिक्का दिया है वो रख लिया। बैलेंस करने के लिए हमें यहां पे देखिए 80 आ गया, 80 ग्राम, 25, 75, 5, 80, 3 सिक्के 2 ग्राम, और यहां पे कुछ भी मैं रखूंगा तो अगर वो 2 और ये यूज करूंगा तो ये 78 का आ जाएगा। तो मैं 3 और 1 4 सिक्के की जरूरत पड़ती है। तो इन सिक्के का उपयोग करके 78 ग्राम भार वजन करने के लिए 7 से कम सिक्के उपयोग कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, हम 4 सिक्के का उपयोग करके 78 ग्राम का वजन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब जो होगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, है ना। और अगर मैं लास्ट इस वाले की बात करूं, चलिए ये क्वेश्चंस हम कल कराएंगे, है ना। कल भी हम कुछ क्वेश्चंस पे बात करेंगे। मैं बता दूं कि अगर आप अपने यूपीएससी की तैयारी बिल्कुल एनसीईआरटी से करना चाहते हैं, आपने कुछ भी नहीं जानते कि मैं अपनी प्रिपरेशन को कैसे करूं, है ना, बिल्कुल एनसीईआरटी से आप अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं, जहां पे एनसीईआरटी बैच के साथ साथ आपको जीएस, सीसैट सब कुछ कराया जाएगा दोस्तों। प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए सब कुछ पढ़ाया जाएगा, वो भी इंडिया के सर्वश्रेष्ठ एजुकेटर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। आपको कोड जो अप्लाई करना है वो IA10 कोड अप्लाई करना है। ये IA10 कोड अप्लाई करके ये बैच को आप 11,999 रुपए में पा सकते हैं। कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि इतने कम प्राइस में हम अपने यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। जी हाँ, हर घर में आप यूपीएससी की तैयारी करने का सपना पूरा कर रहा है पाथफाइंडर की सर्वश्रेष्ठ टीम। 330 प्लस टॉपर्स इन 22, हर तीसरा में से एक अनअकैडमी से था, है ना। तो आप भी तैयारी स्टार्ट करिए, मात्र 11,999 अपने कंप्लीट सीसैट, कंप्लीट जीएस, सीसैट, एनसीईआरटी सब कुछ तैयारी करिए। अच्छा, अग्निपथ हमारा 1.0 आ चुका था, उसकी अपार सफलता के बाद हमने अग्निपथ 2.0 स्टार्ट किया, जो कि 15-16 जून से स्टार्ट है दोस्तों। इसमें एनसीईआरटी नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी को छोड़ के आपको लगता है कि सर हमें एनसीईआरटी तो आता ही है, कोई बात नहीं, एनसीईआरटी आता है तो मत लीजिए एनसीईआरटी, आप जीएस लीजिए, है ना, आप सीसैट लीजिए, आप मेंस के चारों पेपर लीजिए, आप आंसर राइटिंग लीजिए। आपको कोड जो अप्लाई करना है वो IA10 कोड अप्लाई करना है। IA10 कोड अप्लाई करके आप ये बैच 7,999 रुपए में ले सकते हैं, है ना। अगर सिर्फ आप एनसीईआरटी की बैच लेना चाहते हैं तो 4,999 रुपया में आप एनसीईआरटी का बैच ले सकते हैं। यहां पे जो कोड अप्लाई करना है दोस्तों वो IA10 कोड अप्लाई करना है। IA10 कोड अप्लाई करके आप एनसीईआरटी बैच ले सकते हैं इंडिया के सर्वश्रेष्ठ टीम के साथ। तो फटाफट लीजिए। दूसरी चीज जो सबसे बड़ा बीच में आ रहा है, जो क्वालिफाई नहीं होने दे रहा है, वो है सीसैट। तो कंप्लीट सीसैट का बैच मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। आपको ये बैच हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल रहा है दोस्तों। मात्र 2,499 रुपए में ये बैच मिल रहा है, जहां पे आपको कोड अप्लाई करना है IA10 कोड अप्लाई करके आप ये बैच मात्र 2,499 रुपए में ले सकते हैं, है ना। जिसमें हम 150-160 आवर्स में आपको कंप्लीट सीसैट पढ़ाएंगे, जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंशंस, मैथ, रीजनिंग, DI, DS सब कुछ पढ़ाया जाएगा। इस बैच में आपको DPPs मिलेंगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, इसके साथ ही आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट मिला जाएगा। ये जो हमारा बैच है वो बिल्कुल बदलते हुए ट्रेंड पे है। आप मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको मैथ्स आता है, नहीं आता है, रीजनिंग आता है, नहीं आता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं बिल्कुल बेसिक जीरो से पढ़ाने स्टार्ट करने जा रहा हूं। 1 जुलाई को इसको आप ज्वाइन कर लें। ये सबसे बड़ा बैच है सीसैट का, मात्र 2,499 रुपए में। कोड IA10 लगाइएगा। अच्छे, आप पाथफाइंडर, अग्निपथ, प्रिलिम्स टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। ये भी लेने के लिए आपको 2,999 रुपया एक छोटा सा अमाउंट खर्च करना पड़ेगा, जिसमें आपको फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेगा जीएस फर्स्ट पेपर का, और 8 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे सीसैट के, और 24 सेक्शनल वाइज जीएस के टेस्ट मिलेंगे।
इसके साथ ही दोस्तों पाथफाइंडर मेंस के भी बैच आ रहे हैं, जहां पे आपको मात्र 2499 रुपए में बैच बन रहा है और कोड IA10 लगाना है। 100% सिलेबस कवरेज है ना, और आपकी आंसर राइटिंग भी इंप्रूव होगी। अच्छा, अग्निपथ आपके हिंदी मीडियम में भी आ चुका है। 15 जुलाई से बैच स्टार्ट है। 900 से ज्यादा घंटे में हम ये क्लास को कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सबके लिए पढ़ाने वाले हैं, CSAT भी पढ़ाने वाले हैं। सिर्फ ये हिंदी मीडियम में है। आपको जो कोड अप्लाई करना है दोस्तों IA10 कोड डाल के आप जरूर लीजिए, जिसमें CSAT मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। ये हमारी पाथफाइंडर की सर्वश्रेष्ठ टीम है दोस्तों। आप सभी लोग अगर टेलीग्राम लिंक ज्वाइन नहीं किए मेरा, फटाफट टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करिए, सेशन को लाइक और शेयर करिए। थैंक